नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन धनराशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों को 33.22 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा, उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी और शिक्षित बेरोजगार इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। योजना के तहत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए लोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा और व्यापार इकाइयों के लिए 10 लाख तक की परियोजना लागत अनुमेय है। योजना के तहत परियोजना लागत का 15 से 25% तक मार्जिन मनी उपादान यानी सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत 249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। ये राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसके लिए हमें धनराशि मिल रही है और लगभग 250 करोड़ की धनराशि अभी मिली है जो उत्तराखंड के विकास कार्यों में काम आएगी। लगातार भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको हर सेक्टर में लगातार मदद कर रही है। जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं उन सब योजनाओं पर हमको धनराशि मिल रही है। कल भी हमको लगभग 250 करोड़ रुपए की धनराशि शासकीय कार्यों के लिए, विशेष सहायता के लिए भारत सरकार ने प्रदान की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य के हर जिले, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ खिलाड़ियों को बेहतर मैदान उपलब्ध करवाना ही नहीं बल्कि उन युवाओं को भी एक सुरक्षित और उन्नत खेल परिसर देना है जो कि अपने खेल, कौशल और शारीरिक क्षमता को निखारना चाहते हैं। इस पहल से युवा खिलाड़ी अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ देश की खेल संस्कृति को भी आगे बढ़ा सकेंगे। स्टेडियम की योजना का दायरा पूरी राज्य में होगा, भूमि की उपलब्धता के अनुसार होगा। इस दौरान कहा गया कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा, हर खिलाड़ी को अपने टैलेंट को निखारने का अवसर मिले, चाहे वो जिला स्तर का खिलाड़ी हो या गांव का युवा। उन्हें खेल के लिए हर जरूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य सरकार की ये पहल खेलों के क्षेत्र में नई ऊर्जा और युवा शक्ति को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही खिलाड़ी और युवा सेना दोनों के लिए अवसरों का नया मार्ग खोलेगी। चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहाँ-जहाँ हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहाँ-वहाँ हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पे भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो, उनको मैदान मिल पाए ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेल मैदान। हरिद्वार वो पावन नगरी जहां सनातन संस्कृति की अमिट परंपरा और आस्था का महासागर एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। साल 2027 में अर्धकुंभ का पावन अवसर मनाया जाएगा। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। करोड़ों श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचेंगे। अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां अब से ही शुरू हो चुकी है। घाटों का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार के साधु संतों में इस महापर्व को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अखाड़ों में तैयारियां तेज है और धर्म ध्वजा फिर से लहराने को तैयार है। अर्धकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और लोक कल्याण का पर्व है। यहाँ देखा जाएगा कि आस्था, संस्कृति, साधना, सेवा चारों का अद्भुत संगम दिखने को मिलेगा। 2027 का अर्धकुंभ वो समय जब आस्था बनेगी पहचान और हरिद्वार बन जाएगा सनातन संस्कृति का वैश्विक केंद्र। और कोतवाली विकासनगर पुलिस सुरक्षा के दृष्टिगत समय समय पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। हाल में ही कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बैरियर कुल्हाल पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान करीबन 180 वाहन और 400 व्यक्तियों की जांच की गई। जांच के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की बरामदगी तो नहीं हुई, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 22 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि 7 वाहन सीज किए गए। 10 वाहनों के चालान और 5 वाहनों के संयोजन चालान यानी कुल 4000 जुर्माना वसूला गया। कोतवाली विकासनगर पुलिस का यह चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। और आज सुबह मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकासनगर, पछुआधून और आसपास के क्षेत्रों में भी कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आया। वाहनों को भी चलाते समय हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ा। कोहरे की वजह से ठंड और भी बढ़ गई है और इससे लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानियां हो रही है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे और रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोगों को इस समय चुनौती हो गई है। अथॉरिटीज ने भी इस समय सावधान रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अब ये मौसम पिछले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान सुबह और शाम के समय वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है और लोगों से गर्म कपड़े पहनने की अपील भी की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और इससे जनजीवन प्रभावित हो गया। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद ही कम रही। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आई। कई चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद ही सावधानी से सफर करते नजर आए। सुबह सुबह निकलने वाले लोगों को कपकपाती ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ठंड में इजाफे की चेतावनी दी है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है और इस दौरान सुबह सड़क पर निकलने वाले लोगों को काफी सचेत रहने का सलाह मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पीएनबी सिटी गेट के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर हो गई और इससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर की रात कंट्रोल रूम 112 को सूचना मिलने पर कोतवाली, ऋषिकेश, श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल चौकी की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार हरिद्वार की ओर से आ रही एक्सयूवी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अचानक सड़क पर गाय आ गई थी और इस कारण चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया। नतीजा वाहन अनियंत्रित होकर पास में खड़े ट्रक से टकरा गई। फिलहाल पुलिस के द्वारा दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। और हर साल की तरह इस साल भी ढालवाला में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता की तारीख जल्द ही तय होगी। फिलहाल प्रतियोगिता की स्वरूप बैठक कर तय कर ली गई है।
प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीतने वाले को 21,000, मिस्टर टेहरी को 11,000 और मिस्टर मुनिकीर्ति को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि बॉडी बिल्डिंग ढालवाला एसोसिएशन की बैठक कैलाश गेट स्थित एक होटल में हुई, जिसमें जनवरी महीने में होने वाली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर संगठन के सदस्यों ने चर्चा की। मौके पर संगठन में नए पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया। संगठन के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेट स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता 20 से 25 जनवरी के बीच की जाएगी। निर्धारित तारीख का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हमारा प्रतियोगिता कराने का विचार है और कराते भी हैं हम, क्योंकि बैठक में सभी पदाधिकारी और संरक्षक हमारे मौजूद हैं। कुछ नए पदाधिकारी बनाए गए, कुछ नए संरक्षक भी जोड़े गए हैं और हर वर्ष हम जनवरी में ये प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। लगभग तीसरा साल बीत चुका है और ये चौथे वर्ष की भांति 20 और 25 जनवरी में प्रतियोगिता होगी। ये स्टेट स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसके अंदर जो है 21,000 रुपए हमने मिस्टर उत्तराखंड, 11,000 रुपए मिस्टर टीरी और 5100 रुपए मुनिकीर्ति ऋषिकेश को भी जोड़ा गया है। और ये प्रतियोगिता कैटेगरी के हिसाब से होगी, 50 प्लस से लेके 85-90 तक ये कैटेगरी जाएगी। और हमारा विचार ये भी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम बॉडी बिल्डिंग के साथ आर्म रेसलिंग का भी कराते हैं, उसमें भी 50+ कैटेगरी से स्टार्ट होगी और 90 तक जाएगी और ओपन कैटेगरी करने का भी विचार है हमारा। क्योंकि देहरादून पुलिस पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिक गंभीर नजर आ रही है और इसी के चलते हाल में ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने लगभग 5,000 व्यक्ति और 4,000 वाहनों की जांच की। पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर और देहात क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग की। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। देहरादून पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़ वाले जो स्थान है वो शामिल है। पुलिस ने इस अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम का भी सहारा लिया। पुलिस ने इस अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली, उनके दस्तावेजों की जांच की। इसके साथ ही पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की और वाहनों के चालान भी काटे। देखिए, चेकिंग का एक जो सिस्टम है वो रैंडम रूप से चेकिंग के लिए बताया गया। देखिए, अंतर्राज्यीय जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ तो हम रूटीन वे में करते ही हैं, बट अभी जो हाल फिलहाल कुछ घटनाएं देश में विभिन्न स्थानों पर हुई, खासकर दिल्ली को देखते हुए मद्देनजर इसको चेकिंग का प्रारूप थोड़ा चेंज किया गया। इसको रैंडम रूप से विभिन्न स्थानों पर सर्किल वाइज सुपरविजन में रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि एक ही स्थान पर रिपीटेड चेकिंग ना हो और समय भी परिवर्तित करके कभी लेट नाइट है, कभी अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम में रखा गया। शॉर्ट पीरियड रखे गए 1 से 1.5 घंटे। इसका मेन फोकस बाहर के वाहन और वस्तु जो वाहन और संदिग्ध लोग हैं उनको ज्यादा फोकस किया गया है और जिससे अलग अलग स्थानों से करने से रैंडम इसमें काफी पुलिस को भी सफलता मिली है, पब्लिक को भी, एक आम जन को जो एक सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो भी उनको फील हो। इसको देखते हुए ये अभियान जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैंडमली जो है चलाया जा रहा है। देखिए, चेकिंग का एक जो सिस्टम है वो रैंडम रूप से चेकिंग। हरिद्वार जिले में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन ने गांव की ओर अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं कार्यक्रम में स्थल पर पहुंचे और बताया कि बहादुराबाद ब्लॉक में करीबन 25 विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुनी जा रही है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से आसपास के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल कोहरे का मौसम है, लेकिन मौसम साफ होने पर और अधिक ग्रामीण अपनी समस्या लेकर पहुंचेंगे। ये कैंप कई दिनों तक जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की योजनाओं से जुड़ सके और जनहित के कार्यों को गति मिल सके। में
जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादराबाद ब्लॉक में एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी दिन तक चलेगा ये कैंप। और तो मौसम अभी कोहरे का है लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती हैं सभी का समय पर निस्तारण किया जाए और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो या और भी कोई कार्य होने तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। और ये शिविर हमारे 30 जनवरी तक रहेंगे, सभी 46 न्याय पंचायतों में चलाए जाएंगे ये कैंप्स। आज 3 जगह हमारे जनपद में कैंप्स लग रहे हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे और कैंप्स लगेंगे हमारी कोशिश ये है कि सभी जगह सैचुरेशन करा जाए, कोई भी लाभान्वित छूटे ना, सभी योजनाओं के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। हरबटपुर में जाम की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इसका मुख्य कारण है शहर के व्यापारियों के द्वारा फुटपाथ पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण। सरकार जो सड़क है उसके किनारे वाहन खड़ी कर दिए जा रहे हैं, दुकान के बाहर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ई रिक्शा और फुटपाथ पर अतिक्रमण को फिलहाल हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टीम ने यह कार्रवाई जनता की सुविधा, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि अगर व्यापारियों के द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर में जाम और यातायात की समस्या को कम करने के लिए ये कदम बेहद ही जरूरी है। इस अभियान से उम्मीद की जा रही है कि हरबटपुर की सड़कों पर जाम की समस्या में कमी आएगी, नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात मिलेगा। इस दौरान कहा गया कि लगातार हमारी टीम इस पर नजर रख रही है और आगे अगर फिर से अतिक्रमण किया जाएगा तो इस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरबटपुर और कई दिनों से हमें यही सूचना मिल रही थी कि चारों रोडों पर काफ़ी लोगों ने दुकानें आगे बढ़ाई है और जो लोगों के रिक्शे है, गाड़ियां है, मतलब कहीं पर्टिकुलर जगह पे ना लग के ये मतलब आने जाने वाले रास्ते पे ही लगा रहे हैं जिससे आम जाम की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आज नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा एक संयुक्त रूप से एक अभियान की शुरुआत की है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि आप फुटपाथ से पीछे ही, रोड से 5 फुट के पीछे ही अपना सामान लगाओगे, वाहन खड़ा करोगे। आज चेतावनी के तौर पर यह फर्स्ट मूवमेंट चल रहा है। ये मूवमेंट लगातार हमारा चलता रहेगा और यदि ये लोग उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम नगर पालिका और पुलिस प्रशासन इन पर जुर्माने ही सब चालानी कार्रवाई करेगी। मैं विकास नगर के वार्ड नंबर 4 की 3 महत्वपूर्ण गलियों में सीवर सुविधा न होने के विरोध में स्थानीय सभासद लवलेश शर्मा ने एएमएस कंपनी के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। वार्ड वासियों के प्रतिनिधि सभासद लवलेश शर्मा के नेतृत्व में एएमएस कंपनी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर इन गलियों को जल्द ही सीवर लाइन में नहीं जोड़ा गया तो 22 और 23 तारीख को वार्डवासी कंपनी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सभासद लवलेश शर्मा का कहना है कि कंपनी बार बार आश्वासन देती है लेकिन इसके बावजूद भी इन गलियों में सीवर कनेक्शन नहीं जोड़े जा रहे हैं। आसपास की अन्य गलियों में ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और इससे वार्डवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष शमी प्रकाश ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना ठोस योजना के पूरे शहर में कार्य शुरू कर दिए गए, हालात इतने खराब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले जिन क्षेत्रों में काम शुरू किया गया वे आज तक अधूरे ही पड़े हैं। शमी प्रकाश ने कहा कि 533 करोड़ रुपए की योजना के बावजूद शहर का बड़ा हिस्सा आज भी सीवर सुविधा से वंचित है। इसके लिए उस समय के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाईपास सड़क का काम भी कंपनी की अव्यवस्थित कार्यप्रणाली के कारण रुका हुआ है। एएमएस कंपनी के आज हम कार्यालय आए लेकिन बहुत सक्षम अधिकारी यहाँ नहीं मिल पाए। इनके इंजीनियर जैसे यहाँ पे बात हुई, हमारे साथी हैं लवलेश शर्मा
आदरणीय पासी जी, आजाद साहब, पिंटू भाई, आप सभी लोगों की वार्ड नंबर 4 की समस्या है। बहुत भारी समस्या है कि बराबर की गलियों को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, बराबर की 3 गलियों को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ईएमएस कंपनी जो है भेदभाव कर रही है और बहुत टाइम से इसी चक्कर में बाईपास का काम भी रुका हुआ है। लोगों में बहुत आक्रोश है। उनका कहना है कि पहले हमारे को जो है सीवर लाइन से जोड़ा जाए, उसके बाद हम इस सड़क को बनने दिया जाएगा। उस संबंध में एक ज्ञापन हम लवलेश शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर देने आए हैं और सभी गांव वालों की उसमें बात रखने आए हैं। लेकिन हमारे को ये कहना है कि ईएमएस कंपनी का कार्य बहुत ही निराशाजनक है। एक साल पहले पूरे सड़क को खोद दिया गया और कभी केसर बाग चले जाओ, दुर्गा विहार चले जाओ, दिनकर विहार चले जाओ, सड़कों का हाल ये कर दिया और इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। कभी छोटा कोई पेटी ठेकेदार पकड़ेंगे, कभी किसी को काम दे देंगे, कभी किसी को काम दे देंगे। इंजीनियर इन पर है नहीं, कोई मॉनिटरिंग सरकार की इनके ऊपर है नहीं। सबसे बड़ा खेद की बात जो है कि किसी भी प्रकार का सरकार का कोई नियंत्रण इस कंपनी के ऊपर नहीं है, जो इन्हें देख ले, इन्हें कह ले, इनसे कोई बात कर ले। तो इस प्रकार की कार्य प्रणाली यहाँ पे चल रही है। 533 करोड़ की योजना ये है। आधे शहर को सीवर से वंचित कर दिया गया। कब वो ड्राइंग बनी, कहाँ थे उस टाइम के जनप्रतिनिधि? अगर विकास नगर की उन्हें थोड़ी भी चिंता होती तो वो उस ड्राइंग को देखते और शहर को जोड़ने का काम करते। ईएमएस कंपनी के फिलहाल इलाके में वर्षों से लगने वाला पीठ बाजार इन दिनों विवादों में घिरा है। बाजार संचालन में नियमों की अनदेखी और दुकानदारों से कथित अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। कुल्हाल पुलिस चौकी के ठीक सामने वर्षों से पीठ बाजार चलता रहा है। ये बाजार ठेकेदारी व्यवस्था के तहत संचालित होता है और नियमों के अनुसार बाजार लगने के लिए टेंडर पास होना अनिवार्य होता है। लेकिन इस साल सितंबर में टेंडर की अवधि समाप्त होने के बावजूद बाजार लगातार लगाया जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती सर्दी और बिक्री में कमी के बावजूद ठेकेदार उनसे भारी शुल्क वसूलते हैं। हमें कहा जा रहा है कि हर दुकान के लिए 1000 से 1200 रुपए देना होगा। अगर नहीं देंगे तो हमारी दुकानों के सामान उठाकर फेंक दिए जाएंगे। हम पहले ही बिक्री कम होने से परेशान हैं। ऐसे में हर सप्ताह इतनी बड़ी राशि देना हमारे लिए असंभव है। पूरी तरह से विवादास्पद होने के बावजूद ये मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। नियमों के अनुसार पीठ बाजार का संचालन इस समय नहीं होना चाहिए। दुकानदार प्रशासनिक संरक्षण और मिली भगत की आशंका भी जताई जा रही है। और जब इस मामले पर विकास नगर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कही। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो पीठ बाजार किसके संरक्षण में संचालित हो रहा है? फिलहाल दुकानदारों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।